प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं नमस्कार सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल। आज अपन देख रहे हैं कक्षा 12 और कक्षा 12 का जो अपना इस समय टॉपिक चल रहा है हिंदी साहित्य से अंतरा। हिंदी साहित्य से अंतरा और अंतरा पाठ्य पुस्तक से इन दिनों अपना काव्य का जो पद्य खंड है वो अपन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और पद्य खंड में अपन देख रहे हैं महाकवि विद्यापति। और विद्यापति के बारे में अपन ने देखा था, इनका जन्म कब हुआ था? 1380 में। भक्ति काल और आदि काल के ये संधि कवि माने जाते हैं। 1380 में इनका जन्म हुआ था और मिथिला में, मिथिला क्षेत्र के अंदर, मधुबनी बिहार का एक क्षेत्र है, मधुबनी में इनका जन्म हुआ था और मिथिला भाषा की इनकी रचनाएं हैं। तो इनकी एक रचना अपन ने देख ली थी के पतियाले जातरे, बड़ा अच्छा श्रृंगार रस की बहुत अच्छी एक रचना थी। और आज अपन एक इनकी दूसरा पद देखते हैं। इनका एक दूसरा पद है जो है सखी है कि पूछ सी अनुभव मोई। नायक और नायिका, ये श्रृंगार रस की रचना है। और श्रृंगार रस में अपन ने देखा था श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, संयोग और वियोग। संयोग और वियोग। तो संयोग और वियोग, तो ये श्रृंगार रस के अंदर दोनों पाए जाते हैं। तो आज अपन जो देख रहे हैं सखी है कि पूछ सी अनुभव मोय। तो सबसे पहले तो अपन इनको पढ़ते हैं, इसका रसास्वादन करते हैं, आनंदानुभूति करते हैं, इसका पठन करते हैं। आप सभी साथ साथ बोलेंगे, पढ़ेंगे। सखी है कि पूछ सी अनुभव मोय, सखी है कि पूछ, सखी है कि पूछ सी अनुभव मोय, सखी है सेह पीरत अनुराग बखानी तिल तिल नूतन होय। बड़ा मस्ती में गाओ इसको। सेह पीरत अनुराग बखानी तिल तिल नूतन होय। जन्म अवधि हम रूप निहारल, जन्म अवधि हम रूप निहार, नयन तिरपत में सखी है कि पूछ सी अनुभव मोय, सखी है सेहु मधुर बोल श्रवण ही, सुनल श्रुति पत परसन गेन। सुनल श्रुति पत परसन गेन। कत मधु जामनी रसब, कत मधु जामनी रसब, गमाउन ने पूजल कैसन केली। सखी एक ही पूछ सी अनुभव मोय, सखी ए लाख लाख जुग हिय राखल तेयो हिय जरनी न गेन। लाख लाख जुग हिय राखल तेयो हिय जरनी न गेन। कत बिगदत जन रिस अनुमोदे, कत बिगदत जन रिस अनुमोद, अनुभव काहुन पे। सखी एक ही पूछ सी, सखी एक ही पूछ सी अनुभव मोय। विद्यापति कह प्राण जुड़ायत, लाख मिलल न ए। विद्यापति कह प्राण जुड़ायत, विद्यापति कह प्राण जुड़ायत, लाख न मिलल ए। सखी सखी एक ही पूछ सी अनुभव मोय। इसको पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। आपको ऐसा लगेगा कि हमारी भाषा के अंदर लिखा हुआ है। जो राजस्थानी की भाषा है वो लगभग वैसी ही मिथिला की भाषा है। मैथिली, ये मैथिली भाषा है। इसके अंदर भाषा कौन सी है? मैथिली भाषा है।
नायक और नायिका के बीच में जब मिलन होता है, नायक और नायिका के बीच में मिलन होता है, राधा और कृष्ण जब मिलते हैं, क्योंकि राधा की तो खूब सारी गोपियां थी, ये कृष्ण की खूब सारी गोपियां थी, तो एक गोपी, कल्पना कीजिए, एक गोपी कृष्ण से मिलती है और जब वो वापस अपनी दूसरी सखी से मिलती है तो दूसरी सखियां उसको घेर लेती है, दूसरी सखियां उसको घेर लेती है और उसको पूछती है, कृष्ण जब तुमसे मिले तो तुमसे क्या कहा, तुम कैसे मिले, क्या बातें हुई। तो ये जो मिलन की जो बातें थी उनकी, उनकी मिलन की बातें, श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, वो मिलन की जो बातें थी, वो मिलन की बातें जब वो राधा को पूछती है, यानी नायिका को उसकी सखियां पूछती है, तो नायिका जो है वो अपनी सखी को बताती है। किसको बताती है? नायिका अपनी सखी को बताती है। तो ये पाठ समझ में आ गया? नायिका कौन बता रही है? नायिका बता रही है। किसको बता रही है? अपनी सखी को बता रही है कि नायक से जब वो मिली, नायक यहां पर कौन है? श्री कृष्ण। जब वो नायक से मिली तो उनके साथ किस प्रकार का समय बीता, किस प्रकार आनंदानुभूति हुई, वो बातें शब्दों के माध्यम से विद्यापति, आपको बताया था मैंने, ये लौकिक प्रेम, कैसा प्रेम है? लौकिक प्रेम। लौकिक का मतलब सांसारिक प्रेम, सांसारिक प्रेम को सांसारिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अलौकिक प्रेम का वर्णन किया गया, राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया लौकिक प्रेम के माध्यम से। तो अब नायिका जो है जब सखिया उसे बार बार पूछती है, पहले तो वो कुछ बताती नहीं है, पर जब ज्यादा ही पूछती है तो भाई वो कहती है, क्या बताए तुम्हें, क्या कहती है? क्या बताए तुम्हें वो अलौकिक आनंद। कैसा आनंद? अलौकिक आनंद। कृष्ण से मिलने का आनंद कोई शब्दों में बताया जा सकता है? सखी मैं तुम्हें नहीं बता सकती कितना आनंद आया, कितनी बातें हुई, कितनी मस्ती हुई। अलौकिक आनंद, यानी एक ऐसा आनंद जिसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, शब्द वहां पर बिल्कुल है ही नहीं है। तो जब किसी बात को अपन शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते तब अपन कह सकते हैं यार कैसे समझाए तुम्हें। तब वो कहती है, सखी हे क्या पूछ सी अनुभव मोय, सखी तू मुझे क्या पूछती है और मैं क्या बताऊं, मुझे समझ में नहीं आता है, कैसे बताऊं। ठीक है, तो इसी बात को जो विद्यापति ने बताया है। एक जब नायक और नायिका मिलते हैं तो निश्चित रूप से प्रेम की बातें हुई होगी, और प्रेम में क्या होता है? खुशी होती है, दुख होता है? खुशी होती है। विरह में क्या होता है? दुख होता है। एक राजस्थानी के अंदर एक बहुत बढ़िया दोहा है, काग उड़ावन धन गई, काग उड़ावन आयो पीव भड़क, काग उड़ावन धन गई आयो पीव, आधी चूड़ी धर गई, आधी चूड़ी आधी गई तड़क। काग उड़ावन धन गई। काग कब उड़ाते हैं? काग कब उड़ाते हैं? श्राद्ध में। कद उड़ावन, उड़ो उड़ो रे मारा काला कागला, कद मारा पीऊ जी घर आवे है। यानी जब अपने प्रीतम को जब वो याद करती है तो वो कौवे उड़ाती है। कौवा उड़ाने का मतलब, काग उड़ाने का मतलब सुगंध देखना। ये क्या है? एक प्रकार का सुगंध देखना। कौवा उड़ता है ना, क्या भाई आवे तो आज उड़ जा, तो वो कौवा उड़ता है, अरे हाँ आज सुगंध बढ़िया रहेगा। ठीक है ना। तो काग उड़ावन धन गई, प्रीतम परदेश गया हुआ था, और जब परदेश गया हुआ था तो उसकी जो नायिका थी, प्रेयसी थी, पत्नी थी, वो काफी दिनों से याद करते करते वो ऊपर के, चलो आज सुगंध मनाते हैं, क्या करते हैं, घर के ऊपर चढ़ गई और कौवे को उड़ाने के लिए गई। काग उड़ावन धन गई आयो पीऊ भड़क। जैसे ही वो कौवे को उड़ाने गई, कवि की कल्पना देखिए आप, श्रृंगार रस की पराकाष्ठा, ऐसी विशेषता आपको कहीं पर किसी काव्य में नहीं मिलेगी, और अंग्रेजी में तो कतई नहीं मिलेगी। हम हिंदी के विद्यार्थी हैं। काग उड़ावन धन गई, जब वो अपने प्रीतम की याद में परेशान है, विरह में डूबी हुई है, तो उसकी क्या हालत हुई, आधी चूड़ी धर गई। आधी चूड़ियां तो वो धरती पर पड़ गई, चूड़ियां नीचे गिर जाती, हाथ यूं गिरे तो चूड़ियां पड़ जावे। क्या मतलब? क्या मतलब? कमजोर हो गई, थक गई,
कमजोर हो गई, इतनी थक गई, इतनी दुबली पतली हो गई कि चूड़ियां गिर गई उसके। काल उड़ावण धन गई, आयो पीव भड़क, आधी चूड़ी धर गई, आधी चूड़ियां तो नीचे गिर गई। पर जैसे ही वो ऊपर गई सुगंध मनाने के लिए, कब्बा उड़ाने के लिए, काग उड़ावण धन गई, आयो पीव भड़क, दूर से देखा और वो आ गए। वो दूर से देखा कि वो आ गए, उनकी उसकी नजर पड़ी। काग उड़ावण धन गई, आयो पीव भड़क, आधी चूड़ी धर गई, नहीं था तब तो आधी चूड़ी तो नीचे पड़ गई, और आधी गई तड़क, और आधी एकदम तड़क गई चूड़ियां। क्या हुआ अचानक, क्यों तड़क गई चूड़ियां, क्यों तड़क गई बताओ, क्या समझे? हाँ, तो चूड़े तड़क जा, मेहमान आओ जो चूड़े तड़क जा। और कोई, और कोई भाग्यश्री, तो चूड़ी की तड़क गई, खुश हुई, फूली नहीं, समय इतनी हटी लगी, हाथ टूट गई। मतलब वो इतनी देखते ही इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि आधी तो नीचे गिर गई थी और आधी जगह तड़क गई। मतलब एक पराकाष्ठा साहित्य में देखो आप, खुशी और दुखी, विरह, वियोग और संयोग, ये राजस्थानी की वजह है ना। तो कुछ ऐसी ही, बैठो बहुत बढ़िया, कुछ ऐसी ही चीज, ऐसी ही अवस्था संयोग और वियोग की, अब वो नायिका को पूछती है तो नायिका उसको जवाब देती है। अपन इसको पढ़ लिया अपन ने, अब इसका अपन देखते हैं, अनुवाद देखते हैं। सखी है कि पूछ सी अनुभव मोय, सखी है, हे सखी तू मुझे क्या अनुभव पूछती है, वो ऐसा अनुभव है मैं उसको शब्दों में नहीं बता सकती। सखी बार बार पूछती है और वो सखी की जिज्ञासा शांत करने के लिए बताती है। कौन बता रही है? नायिका बता रही है, सखी की जिज्ञासा शांत करने के लिए। परीक्षा के अंदर जब प्रश्न आता है तो आपने देखा होगा प्रसंग लिखना पड़ता है, लिखता है ना। प्रसंग का मतलब विषय, ये किस विषय से संबंधित है। सखी, नायिका अपनी सखी की जिज्ञासा शांत करती है ना। सखी ए कि पूछ सी अनुभव मोय, सेह पीरत अनुराग बखानी, तिल तिल नूतन होय। सेह यानी वह, सेह यानी उसको जब मैं याद करती हूं, किसको? उस मिलन के समय को, उस मिलन के, क्योंकि उस समय की बात कर रही है। सेह प्रीति, प्रीति यानी प्रीति, प्रीति ये तो अभ्रंश में लिखा हुआ है, क्योंकि आज से 800 साल पहले उस समय प्र नहीं होता था, प्रीति अलग अलग लिख दिया, ठीक है ना। प्रीति यानी प्रीति, प्रीति यानी प्रेम, प्रीति यानी प्रेम। प्रेम, उस प्रेम के बारे में। सेह प्रीति अनुराग, अनुराग का मतलब भी प्रेम, अनुराग का मतलब भी प्रेम। बखानी है, उसका क्या बखान करूं, बखानना, वर्णन करना। बखान करने का मतलब क्या होता है? वर्णन करना। सेह प्रीति अनुराग बखानी है, तिल तिल नूतन होय, उसका मैं क्या बखान करूं। जैसे जैसे उसको याद करती हूं वैसे वैसे वो नया होता है, वैसे वैसे वो मुझे वो नया लगता है, नई नई बातें याद आती है। यानी उसका मैं वर्णन एक बार में नहीं कर सकती हूं। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपत बेल। जन्म अवधि हम रूप निहारल, इस जन्म में हम उनके रूप को निहार कर, इस जन्म में हम उसके रूप को निहार कर, यानी देख देख कर अपने आप को निहाल मान रहे थे। निहाल लगी, मालूम क्या निहाल लगी, यानी मैंने अपने जीवन को सफल मान लिया। जन्म अवधि हम रूप निहारल, जब उसको देखा, निहारल यानी देखा। नयन न तिरपत होए, नया नयन यानी, और त्रिपत, तिरपत कई मतलब रहे। अरे अपन रात दिन पढ़ते हैं तृप्त, तृप्त होना, संतुष्ट होना। यानी जैसे जैसे उसको देखते हैं, जब वो देखते हो तो मेरी आंखें संतुष्ट नहीं होती है। आंखें मतलब कहते हैं ना,
उसको आंखों से ओझल नहीं होना देना चाहती। मेरी आंखें उनको देखकर मारो, आंखें धपी को नहीं, बार बार देखने का मन करता है ना। नयन तिरपत होल से हो मधुर बोल श्रवण ही सुनल स्मृति पत परस न घेल। से हो यानी वही, से हो यानी वही, यानी उसकी, किसके बारे में? नाइक के बारे में। से हो मधुर बोल, उसके मीठे मीठे बोल, उसकी मीठी मीठी आवाज। से हो मधुर बोल श्रवण ही सुनल, उसकी मधुर मधुर आवाज, उसके मीठे मीठे बोल, श्रवण यानी कानों में, मेरे उसके मीठे मीठे बोल मेरे कानों में गूंजते हैं। जैसे ही कानों में पड़ते हैं, उनके कानों में आवाज सुनकर पथ परस न गेल, उसको, उसके जो मिलन का, परस यानी स्पर्श, परस यानी उसके मिलन का स्पर्श मैं महसूस करती हूं। यानी आज भी उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती है, उनकी आवाज में इतनी मिठास कि आज मैं उसके, उनके स्पर्श को महसूस करती हूं। कत मधु जामिनी रसब गबावली, कत मधु जामिनी रबश गमावली, न बूझल कैसन केले। कत कहते हैं भाई कितनी ही, कत यानी इसके कठिन निवारण, कठिन शब्दार्थ लिखे हुए, आप देखना, अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, पीछे भी लिखे हुए। कत यानी कितनी, मधु यानी मधुर, मधु यानी मधुर, मधुर यानी मीठी, और मीठी का मतलब कोई शहद में भिंजोड़ी नहीं, मीठी का मतलब जो अच्छा लगे। कत मधुर जामिनी, जामिनी कहते हैं, जामिनी के शब्द से क्या बना है? देखो ये अपभ्रंश है, जामिनी, जामिनी से आप यूं समझो यामिनी, जामिनी से, और यामिनी का मतलब क्या होता है? रात्रि, ठीक है। कत मधुर जामिनी, कितनी ही मधुर रात्रियां, कितनी ही मधुर रात्रियां। रभस, रभस यानी रमण करना, प्रेम करना। कत मधुर जामिनी रभस गमावली, न बूझल कैसन केली, यानी रमण करते हुए कितनी ही मधुर रातें गमा दी, बिता दी, पर जो वो आनंद है, बूझल कैसन केली, केली का मतलब होता है मिलन का आनंद। वो जो मिलन का आनंद है, किसके साथ? नाइक के साथ। यानी कितनी ही मधुर रातें जीवन में बिता दी, कितनी ही मधुर रातों का जीवन में आनंद लिया, पर जो नाइक के साथ आज मिलने का जो आनंद था, वो जीवन में कभी भी इस प्रकार का आनंद नहीं मिला। यानी मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती, इतना आनंद था। तो वो कहती है, इसका मतलब ये होगा कि मैंने नाइक के साथ चाहे कितनी भी रातें गुजारी, नाइक के साथ कितनी ही रात्रियां रमण में बिताई, पर सखी उस क्रीड़ा का आनंद कैसा है, ये मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकती। लाख लाख जुग हिय राखल, तैयो हिय जरनी न गेल। लाख लाख जुग, लाख लाख यानी लाखों युगों तक, लाखों लाखों युगों तक, लाख लाख जुग कहते हैं युगों तक। लाख लाख जुग हिय राखल, लाखों युगों तक उनके हृदय में लगी रहूं। वो कहती है कि मैं लाखों युगों तक उनके हृदय से लगी रहूं, तो भी मेरे हृदय की जो जलन है वो शांत नहीं होती। यानी वो कहती है कि मैं हर समय उनके हृदय से चिपके रहना चाहती हूं, लाखों युगों तक उनके हृदय से लगी रहूं, तो भी हृदय की जलन शांत नहीं होती। यानी नायिका जो है, नायक के हृदय से लगे रहने की इच्छा करती है। लाख लाख जुग हिय राखल, तैयो हिय जरनी न गेल, फिर भी मेरी जो हृदय की जलन है वो कम नहीं होती। कत विदगत जन रस अनुमोदय, अनुभव का उनके पे। कत विगत जन रस अनुमोदय, अनुभव का उन पे। ये आप लोगों ने देखा होगा कि आज के जमाने के जो सवैया सोरठा चौपाई वगैरह, उसके अंदर तो मात्राओं की गणना वगैरह सही होती थी, क्योंकि अक्षर वगैरह होते हैं। क्योंकि ये 800 साल पहले ना तो इनका इस प्रकार का कोई सिस्टम बना था, हिंदी का सिस्टम बना था दो सोरठा चौपाई का। तो जैसा आया, जैसी मात्रा आई, जो भाव आए, मतलब मूल रूप, मूल क्या है इसके अंदर? भाव है। तो भाव महत्वपूर्ण है। शब्द टूट फूटी हो सकती है, मात्राएं भी छोटी बड़ी हो सकती है, इसलिए इसको पढ़ने में थोड़ी
आप लोगों को समस्या आती है। कत विगदत, कत यानी कहते हैं, कत यानी विगदत कहते हैं चतुर आदमी, कुशल आदमी, जो वाणी के जानकार है, जो बढ़िया विद्वान आदमी है। विद्वान आदमी चाहे कितने ही उनका अनुमोदन करे, विद्वान अनुमोदन, अनुमोदन का मतलब किसी बात का समर्थन करना, किसी बात को कहना हाँ यार ये ठीक है, तो विद्वान आदमी, चतुर आदमी इस आनंद का कितना ही अनुमोदन करे, विद्वान कहते हैं हाँ मैं लिख दूं इसको, ऐसा हुआ था। विद्वान आदमी चाहे इसका कितना ही अनुमोदन कर दे, पर इसका वास्तविक वर्णन अनुभव काहू न पे, इसका वास्तविक वर्णन कोई नहीं कर सकता। यानी मेरे भी जिसको मैंने भोगा है, मैंने भी उसको वर्णन नहीं कर सकती, तो विद्वान तो होते ही कौन है। यानी कोई भी उस अद्भुत आनंद का वर्णन नहीं कर सकते। विद्यापति कह प्राण जुड़ायते, विद्यापति कह प्राण जुड़ायते लाख न मिलन एक। विद्यापति कहते हैं कि इस प्रकार का प्राण, इस प्रकार के लाखों व्यक्ति मिलने पर भी एक भी ऐसा नहीं है जिससे मेरे प्रियतम के मिलने के सुख के समान कोई आनंद मिलता हो। यानी लाखों व्यक्तियों में, लाखों व्यक्तियों के साथ मिलन का आनंद, उनके साथ मिलने का आनंद भी कम है। किसके समान? नायक के समान। यानी कृष्ण से मिलने के लिए राधा इतनी आतुर है, कृष्ण से मिलने के क्षणों का राधा वर्णन करती है कि ऐसा नायक मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, और उनसे मिलने का जो आनंद है, उनसे मिलने का जो आनंद जो है, मैं अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। और मैं तो क्या, संसार का कोई भी प्राणी, कोई भी कुशल चतुर विद्वान कैसा भी हो, वो कृष्ण से मिलने का जो आनंद है उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। इसीलिए वो सखी को कहती है कि सखी की पूछ से अनुभव वही, मैं कैसे बताऊं तुम्हें, ये अनुभव मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तो ये तो हो गया इसका सरलार्थ। भाव क्या है? भाव यही है कि कृष्ण और राधा जी के मिलन का जो संयोग है, मिलन का जो समय है, मिलन का जो संयोग है, वो श्रृंगार रस के अंदर विद्यापति ने वर्णन किया है, और उनके मिलन के क्षणों का वर्णन है कुल मिलाकर बात। यानी वो अद्भुत मिलन है, जो स्वयं साक्षात योगेश्वर है, जो स्वयं साक्षात भगवान है, तो उनका तो मिलन अद्भुत होना ही होना है। तो ये तो हो गया इसका सरलार्थ और भावार्थ। अब अपन देखते हैं इसकी काव्यगत विशेषताएं। बताइए भाई, काव्यगत विशेषताएं क्या होगी? कौन बताएगा? पहली विशेषताएं बताओ, एक एक बोल दो फटाफट। काव्यगत विशेषताएं, हाँ, पहला गुण क्या है भाई? गेयता। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। और बोलो। प्रथम गेयता, यानी गेयता। गेयता का गुण का मतलब यह होता है कि इसको गाया जा सकता है। क्लियर? बढ़ गया। दूसरा इसके अंदर जो काव्य गुण कौन सा है? जहां प्रेम की बात है, जहां श्रृंगार की बात आती है, माधुर्य गुण होता है। कौन सा गुण होता है? पहले तो अपन लिखेंगे ये माधुर्य गुण, माधुर्य गुण। और चूंकि इसके अंदर सरल शब्दों का प्रयोग है, कोई कठिन शब्द नहीं है, आसानी से इसको समझा जा सकता है। यदि आपको लगता है आसानी से नहीं समझा जा सकता, इतना काफी है। यदि आपको लगता है कि आसानी से बिल्कुल समझा जा सकता है, माधुर्य गुण व प्रसाद गुण। क्लियर? तीसरा, भाषा कौन सी है? मैथिली भाषा। आगे रस कौन सा है? संयोग श्रृंगार, संयोग व वियोग श्रृंगार। क्या वियोग नहीं है क्या भाई? संयोग तो है, वो मिलन है, पर इस बहाने नायिका कृष्ण को याद कर रही है कि नहीं कर रही है? नायिका को याद कर रही है, उन क्षणों को याद कर रही है, इसका मतलब वो दुखी है। वियोग श्रृंगार, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप, संयोग भी है और वियोग भी है, संयोग भी और विरोधाभास अलंकार अपने आप में हो गया। विरोधाभास अलंकार हो गया कि नहीं हुआ? तो ये हो गया श्रृंगार। अलंकार कौन से इसमें देखो, अनुप्रास है और
अनुप्रास के साथ में और कौन सा भाई? पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश। और कौन सा है इसके अंदर? देखिए आप, विरोधाभास। विरोधाभास समझ में आ गया आपको? विरोधाभास वैसे ही ये शाब्दिक अलंकार नहीं, आर्थिक अलंकार है। अर्थ में विरोधाभास दिखता है, अर्थ में। तो अर्थ में विरोधाभास है कि नहीं है? अर्थ में विरोधाभास आ रहा है, संयोग भी है और वियोग भी है, तो अर्थ में विरोधाभास हो रहा है। ठीक है नहीं? अब देखिए आप, बंध मुक्त है। इसके अलावा एक अपन और कह सकते हैं। आपको नहीं लगता कि इसके अंदर बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया? क्या कोई रवे कैसा है? बड़ा चढ़ा के बताया, तो इसको कहेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। क्या कहेंगे? अतिशयोक्ति। बैठ गया? हाँ, और कौन सा बताइए? छंद मुक्त काव्य। छंद मुक्त काव्य नहीं भाई, ये तो छंदबंदी है, तो छंदबद्ध होता तभी उसको गाएंगे। हाँ, कुछ कमियां हो सकती है मान लेते, पर इसको गाया तो जा सकता है भाई, है कि नहीं? पुराने जमाने में भजन ने कोई काव्य उसको उसमें सिस्टम में थोड़ी डाल लेते, फिर भी उसको गाया जा सकता है। गीता तो होती है इसके अंदर, जहां गीता है वहां छंद मुक्त नहीं होता है। एक इसके अंदर और अपन कह सकते हैं, प्रेमानुभूति की प्रबल लालसा। प्रेमानुभूति की प्रबल लालसा। उसमें ऐसा लगता है कि नायिका आज भी नायिका से, ये नायिका है, आज भी नायक से मिलना चाहती है। प्रेमानुभूति की लालसा झलकती है उसके अंदर। आ रही है लालसा? वह संयोग के क्षणों का सुखद वर्णन, उसका क्या किया भाई? सुखद वर्णन किया। तो ये काव्यगत विशेषताएं अपन लिख सकते हैं। अच्छा, आप में से ऐसा कितने लड़के हैं जिनको काव्यगत विशेषताएं लिखना आ गया? चाहे कैसे भी सवाल आएगा, सा 2-4 तो मान लिख ले बढ़िया। काव्यगत विशेषताएं आपने लिख ली, क्योंकि सब प्रसंग व्याख्या का 4 नंबर का सवाल आता है। आप लोगों की जानकारी के लिए बताओ कि गत वर्ष जिस प्रकार का पेपर आया था, अबसद के सवाल आए थे, इस बार नहीं आ रहे। पैटर्न चेंज, इस बार अबसद वाले सवाल नहीं आएंगे। जो पहले आते थे सवाल आज से 4 साल पहले, बिल्कुल वही पैटर्न बोर्ड ने अपना दिया और वापस वो का वो। तो आपको इन चीजों को तैयार करना है। सब प्रसंग व्याख्या के सवाल के अंदर सबसे पहले तो कविता का ये लेखक परिचय, पाठ परिचय, प्रसंग, सरलार्थ, भावार्थ, विशेषताएं। क्लियर? तो ये था विद्यापति का आज दूसरा टॉपिक जो अपन ने देखा था, सखी ये क्या पूछे सी अनुभव मोहि। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये टॉपिक बिल्कुल अपना टॉपिक है, अपनी भाषा का टॉपिक है, और आपको बड़ा अच्छा लगेगा और बहुत ही आसानी से इसके अंदर 4 में से 4 नंबर लाए जा सकते हैं। तो काव्यगत विशेषताएं देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका पिछला वीडियो भी बना हुआ है जो अपना पाठ था, के पतिया ले जाए रे मोरा प्रीतम पास, वो भी वीडियो बना हुआ है। तो ये 2 वीडियो इनके विद्यापति के बन चुके हैं। आप इसको जरूर देखें, समझें और अपने साथियों तक इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।